नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। देश भर में सीबीएसई के जिस सिस्टम को लेकर सवाल उठ रहे हैं, अब उसी सिस्टम पर एक और बड़ा खुलासा हो गया है। इस मामले पर अब विपक्ष ने सरकार को पूरी तरह घेर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ बोर्ड की तारीफ करवाने के लिए टूल किट जारी कर दी गई है। वहीं नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को घेर लिया है। इस बीच राजनीतिक मोर्चे पर भी विपक्षी गठबंधन इंडिया एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ पक्की रणनीति बनाने की तैयारी में है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि ये बुलेटिन आप हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं शाम की 5 बड़ी खबरों से। सीबीएसई ओएसएम सिस्टम पर बड़ा खुलासा, सरकार ने बदले टेंडर के नियम। सीबीएसई विवाद पर राहुल का हमला, मोदी जी को सिर्फ सरकार बचाने की चिंता। 6 जून को होगी इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक, विपक्षी एकता पर पूरा फोकस। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, एनटीए से मांगा पेपर लीक पर जवाब। विनेश फोगाट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, एशियन गेम्स ट्रायल पर मिली मंजूरी। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीएसई ने इस प्रोजेक्ट के लिए 3 बार टेंडर निकाले। पहले टेंडर में किसी ने भी बोली नहीं लगाई, दूसरे टेंडर में कोई भी कंपनी तकनीकी मानकों पर खरी नहीं उतरी, ऐसा बताया गया है। और आखिरकार तीसरे टेंडर में जाकर मामला आगे बढ़ा, क्योंकि तीसरे टेंडर में सीबीएसई ने कई जरूरी शर्तों को नरम कर दिया, जिसके बाद कंपनियों की भागीदारी बढ़ी और चयन प्रक्रिया पूरी हो पाई। इसी दौरान स्कैनिंग की गुणवत्ता से जुड़ी शर्तों में भी बड़ा बदलाव किया गया। जहां पहले 300 डीपीआई की हाई क्वालिटी स्कैनिंग जरूरी थी, उसे घटाकर 200 डीपीआई कर दिया गया। इसके अलावा हाई स्पीड रोबोटिक स्कैनिंग सिस्टम की शर्त भी हटा दी गई। इसी बदली हुई प्रक्रिया में टीसीएस और कोएम्प्ट जैसी कंपनियां तकनीकी दौर में पास हुई और बाद में वित्तीय बोली में कोएम्प्ट को सबसे कम रेट पर वेंडर के रूप में चुन लिया गया। हालांकि इस पूरे बदलाव पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या नियमों को आसान बनाकर चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम के टेंडर पर हुए ताजा खुलासे पर कांग्रेस ने सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए सवाल उठाए कि सिस्टम के अंदर ऐसा कौन था जो चाहता था कि कोएम्प्ट ये टेंडर जीत ले। क्या धीरे धीरे नियमों को इसलिए बदला गया ताकि इस कंपनी को पात्र बनाया जा सके। राहुल ने पूछा कि प्रधान जी और सीबीएसई कहते हैं कि पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार हुई, लेकिन ये जवाब नहीं है, ये जवाबदेही नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये ठेका सच में सबसे योग्य कंपनी को दिया गया। जो बीजेपी मंत्री मुझ पर सवाल पूछने के लिए हमला कर रहे हैं, मैं पहले दिन से ही मांग कर रहा हूं कि इस मामले की स्वतंत्र न्यायिक जांच हो। इसे सिर्फ सीबीएसई तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि कोएम्प्ट से जुड़े सभी ठेकों की जांच होनी चाहिए। हमारे युवाओं को सच्चाई जानने का पूरा हक है। और मोदी जी, सीबीएसई घोटाले पर आपकी चुप्पी और शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई न करना देश को ये दिखाता है कि आपको लाखों छात्रों के भविष्य से ज्यादा अपनी सरकार बचाने की चिंता है। सीबीएसई बोर्ड के नए डिजिटल मार्किंग सिस्टम की वजह से इतने सवाल उठ रहे हैं कि तकनीकी गड़बड़ियों और नंबरों की हेराफेरी के आरोपों के बीच बोर्ड अब अपनी छवि सुधारने में जुट गया है। खबरों के मुताबिक सीबीएसई के क्षेत्रीय अधिकारी अब स्कूल प्रिंसिपलों पर सिस्टम की तारीफ करने का दबाव बना रहे हैं। प्रिंसिपलों को बाकायदा कुछ पॉइंट दिए गए हैं ताकि वो वीडियो बनाकर डिजिटल चेकिंग को एकदम सही और पारदर्शी बता सके। स्कूल प्रिंसिपल्स के ऐसे वीडियोस की बाढ़ आ गई है, जिसमें वो सोशल मीडिया पर नए सिस्टम की तारीफ करते दिख रहे हैं। कुछ वीडियोस में टीचर सामने देखकर किसी भी एक शब्द करके पढ़ रहे हैं। जयपुर के एक स्कूल का एक ऐसा ही वीडियो वायरल होने के बाद डिलीट भी कर दिया गया। इस पूरे मामले पर अब देश में भारी सियासी घमासान शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इस पर सीधा और तीखा हमला बोला। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि ये पूरी व्यवस्था सड़ चुकी है और ये लोग बच्चों का भविष्य बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। लंबे समय के बाद विपक्षी दल गठबंधन इंडिया की 6 जून को बैठक होने वाली है, जिसमें देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। जानकारी के मुताबिक इस बैठक का एजेंडा विपक्षी राजनीति आगे की राह रखा गया है। बैठक में विपक्षी दलों के बीच बेहतर तालमेल, आपसी मतभेद और आगामी चुनावी रणनीति पर फोकस रहेगा। हाल के चुनावी नतीजों के बाद विपक्षी खेमे में ये चर्चा तेज है कि कमजोर एकता और अंदरूनी मतभेदों की वजह से बीजेपी लगातार अपनी पकड़ मजबूत बनाती जा रही है। बैठक में वोटर लिस्ट और एसआईआर जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले भी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा चुके हैं और उन्होंने हाल के नतीजों का हवाला देते हुए आरोप लगाया था
कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी की टीएमसी भी इस बैठक में अहम भूमिका निभा सकती है, क्योंकि हाल के समय में वो विपक्षी एकता के मुद्दे पर ज्यादा सक्रिय दिख रही हैं। अब सभी की नजर 6 जून की इस बैठक पर टिकी है, जहां विपक्ष अपनी आगे की रणनीति और राजनीतिक दिशा को लेकर बड़ा फैसला ले सकता है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा है कि वो अब इस पूरी जांच पर लगातार नजर रखेगा। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब तक इस मामले में असली जवाबदेही तय नहीं हो जाती, तब तक इस तरह की गंभीर गड़बड़ियों को रोकना मुश्किल हो सकता है। अदालत ने एनटीए से सख्त सवाल पूछते हुए कहा कि जब सुरक्षा और निगरानी के इतने दावे किए जाते हैं, तो फिर पेपर लीक जैसी चूक आखिर हो कैसे जाती है। कोर्ट ने यहाँ तक पूछा कि यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में ऐसी घटनाएं तो नहीं होती, लेकिन नीट में बार बार यही समस्या सामने आ रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं है, बल्कि लाखों छात्रों और उनके परिवारों की भावनाओं, समय और मेहनत से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी घटनाएं छात्रों पर गहरा मानसिक दबाव डालती हैं। इस दौरान हाई पावर कमेटी के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन ने बताया कि 100 से ज्यादा सिफारिशों में से अधिकतर लागू हो चुकी हैं और बाकी पर काम जारी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में तय की है और सरकार से विस्तृत हलफनामा मांगा है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए 2026 एशियन गेम्स चयन ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है। ये फैसला तब आया जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि मातृत्व को किसी महिला खिलाड़ी की कमजोरी या अयोग्यता नहीं माना जा सकता और इसी आधार पर विनेश को ट्रायल में शामिल होने की इजाजत दी गई थी। WFI का दावा था कि विनेश तय पात्रता शर्तें पूरी नहीं करती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फिलहाल उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा है कि उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। हालांकि कोर्ट ने WFI की याचिका पर अगले हफ्ते विस्तृत सुनवाई तय की है और विनेश से जवाब भी मांगा है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से कॉकरोच जनता पार्टी को मिला झटका। सुप्रीम कोर्ट सख्त फैसलों में देरी पर नई गाइडलाइन। नेतन्याहू के क्रेजी लव वाले बयान पर भड़के सोशल मीडिया यूजर्स। भारतीय चावल को लेकर चीन की नई चाल, ट्रेड वॉर शुरू। कॉकरोच जनता पार्टी को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने फिलहाल पार्टी के एक्स अकाउंट को बहाल करने का आदेश देने से साफ साफ मना कर दिया है। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि मामले में कुछ पोस्ट थोड़ी आपत्तिजनक नजर आ रही हैं, इसलिए बिना सभी पक्षों को सुने तुरंत राहत नहीं दी जा सकती। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की तरफ से वरिष्ठ वकील अखिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि अगर कुछ पोस्ट विवादित हैं तो उन्हें ब्लॉक रखा जा सकता है, लेकिन पूरा एक्स अकाउंट बंद करना सही नहीं होगा। सुनवाई के दौरान अखिल सिब्बल ने कोर्ट को पुराने मामलों का हवाला भी दिया, जहां सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेकर अंतरिम राहत पहले दी जा चुकी है, लेकिन इस पर कोर्ट ने साफ टिप्पणी की कि इस मामले में स्थिति थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। बेंच ने कहा कि पहली नजर में अकाउंट की पूरी गतिविधि थोड़ी आपत्तिजनक है। अब हाई कोर्ट किसी भी मामले में तारीख पर तारीख नहीं दे पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के हाई कोर्ट्स को सख्त संदेश देते हुए कहा है कि रिजर्व फैसले अधिकतम 3 महीने के भीतर सुनाने ही होंगे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने इन निर्देशों को बाध्यकारी आदेश बताया है। कोर्ट ने कहा कि बेल और व्यक्तिगत आजादी से जुड़े मामलों में तेजी जरूरी है। बेल पर फैसला उसी दिन या अगले दिन अपलोड करना होगा। अगर कोई बेंच 4 महीने तक फैसला नहीं सुनाती तो पक्षकार केस दूसरी बेंच में ट्रांसफर करने की मांग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि फैसले की तारीखें हाई कोर्ट वेबसाइट पर दिखें और देरी होने पर चीफ जस्टिस को जानकारी भी दी जाए। ये मामला झारखंड हाई कोर्ट में वर्षों से लंबित आपराधिक अपीलों से जुड़ा हुआ था। कोर्ट ने साफ कहा कि देरी से मिला न्याय नहीं होता। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जहां दुनिया इस्राएल को अलग थलग कर रही है, वहीं भारत में उनके लिए क्रेजी लव है और सोशल मीडिया पर उनके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स भी भारत से ही हैं। वेस्ट बैंक में एक सम्मेलन के दौरान नेतन्याहू ने ये बात कही। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत में इस्राएल के लिए एक गजब का प्यार है। अपनी लोकप्रियता का जिक्र करते हुए उन्होंने डिजिटल दुनिया का एक बहुत बड़ा आंकड़ा भी रखा। उनका दावा है कि सोशल मीडिया पर उनके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स अब भारत में हैं। हालांकि इस खबर पर सोशल मीडिया यूजर्स भड़क उठे हैं। वो कहने लगे कि पूरे भारत को मत जोड़ो। कुछ नेता और एक वर्ग ही नेतन्याहू के समर्थन में है। चीन लगातार भारत के नॉन बासमती चावल को खेप को ये कहकर खारिज कर रहा है कि इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड GMO तत्व हैं, यानी एक ऐसा पौधा या जीव जिसके DNA के साथ लैब में बदलाव किया गया हो। जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत में ऐसी कोई भी फसल नहीं उगाई जाती है। इस वजह से अब ये डर पैदा हो गया है कि चीन जानबूझकर भारत के खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ रहा है।
पिछले हफ्ते ही चीन ने भारत के 4 से 5 बड़े कंसाइनमेंट को खारिज कर दिया। सरकारी सूत्रों के मुताबिक चीन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की छवि को खराब करना चाहता है। भारत में कपास के अलावा किसी भी दूसरी फसल में जीएमओ तकनीक का इस्तेमाल नहीं होता। खुद चीन अपने देश में जीएमओ चावल बड़े पैमाने पर उगाता है। भारतीय पर्यावरण मंत्रालय और कृषि अनुसंधान परिषद ने इस बारे में आधिकारिक दस्तावेज भी जारी किए हैं। इसके बावजूद चीन अब तक भारत के करीब 70 कंसाइनमेंट वापस लौटा चुका है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन शिपमेंट्स की जांच खुद चीनी सरकारी कंपनी ने ही की थी। इस विवाद की वजह से भारतीय निर्यातकों ने अपने 200 कंटेनर बंदरगाहों पर ही रोक दिए। भारत ने इस मुद्दे पर चीनी सीमा शुल्क अधिकारियों से लंबी बातचीत भी की है, लेकिन चीनी अधिकारी चावल खारिज करने की कोई वैज्ञानिक वजह या तरीका नहीं बता पा रहे। आशंका है कि वैश्विक बाजार में भारत की धाक कम करने के लिए चीन का ये गंदा खेल है। फिलहाल 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की हर खबर का अपडेट लेकर रात 8 बजे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.